उस बड़े से घर के आंगन से लगातार चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे थे उस पर, और वह झिलमिली आंखों से उस शांत खड़े शख्स को देख रही थी, जिसकी चुप्पी उसे अंदर तक तोड़ रही थी। शादी को 1 महीना न हुआ कि रंग दिखाने शुरू कर दिए इस कलमुई ने। पति को छोड़कर पति के छोटे भाई पर ही डोरे डाल रही है, तो क्या ही घर बसाएगी। पुष्प बेटा, ये तेरा। माया जी अपनी कर्कश सी आवाज में अपने सामने खड़े अपने भतीजे पुष्प से बोली, जिसने अभी तक कुछ कहा नहीं था। ये झूठ है बुआ। पुष्प पे सारे इल्जाम झूठे हैं। मैंने किसी पर भी डोरे नहीं डाले। जबकि प्रफुल्ल मेरे रूम में आया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसने फौरन ही अपनी सफाई पेश की थी। सटाक, एक जोरदार थप्पड़ माया जी ने उसके गाल पर रसीद कर दिया था। क्रिया, जो उस हमले के लिए जरा भी तैयार नहीं थी, बस खुद को संभाल न पाई और धम से फर्श पर गिर गई। उसका दिल जैसे तड़प कर रह गया था। उसने आगे बढ़कर क्रिया को उठाना चाहा, लेकिन माया जी ने फौरन ही उसका हाथ पकड़ा। मेरे राम जैसे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुम्हारी जुबान जरा सी भी नहीं कांपी? अरे भाभी कहता है वो तुझे। भाभी देवर के लिए माँ समान होती है। और तुमने क्या किया? कहकर उन्होंने टेबल पर रखे कुछ फोटोज उसके मुंह पर मारे। देख ले अपनी गंदगी, जो तू हमारे मंदिर समान घर में मचा रही है। फोटोज देखकर क्रिया के साथ साथ पुष्प दोनों ही हैरान रह गए। पुष्प ने अविश्वास से क्रिया की तरफ देखा, जो पनीली आंखों से अपना सिर नामे हिला रही थी। वह उठी और पुष्प की बांह पकड़कर रुंधे गले से बोली, पुष्प मेरी बात सुनो। ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ एक धोखा है, भ्रम है तुम्हें दिखाने के लिए। बुआ और प्रफुल्ल मिले हुए हैं, मुझे तुम्हारी नजरों में गिराना चाहते हैं। इनकी बात का विश्वास मत करो। हट परे मेरे बेटे से। माया जी ने जोर का धक्का क्रिया को मारा। वह 2 कदम पीछे हो गई। उसकी इस बात पर जरा भी विश्वास मत कर पुष्प। और अगर तुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है तो ठीक है, तू जरा रुक, मैं प्रफुल्ल को बुलाती हूँ। कहकर उन्होंने आवाज लगाई, प्रफुल्ल बेटा जरा बाहर आओ तो सही। प्रफुल्ल कमरे में बैठा, जैसे इस पल का ही इंतजार कर रहा था। वह कुटिलता से मुस्कुराया और फौरन ही वहां आ खड़ा हुआ। फिर भोला बंद धीरे से बोला, जी मम्मी जी। प्रफुल्ल जरा बताओ अपने भाई को, इस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश की थी आज? माया जी ने उसके पास आकर प्रिया को घूरते हुए कहा, मम्मी जाने देते हैं। हो गई भाभी से गलती, माफ कर देते हैं ना। भोले बनने का नाटक बखूबी किया था उसने। माया जी कुछ कहती उससे पहले ही पुष्प बोल पड़ा, क्या हुआ था प्रफुल्ल? कुछ नहीं हुआ भाई, मैंने पूछा, उसका जवाब दो बस। आंखों में आग उतर आई थी। वह भाई, भाभी ने मुझे कमरे में बुलाया और मेरे साथ, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसी हरकत करेगी। छी। और ये आज की ही बात नहीं है भाई, इन्होंने कई बार मुझे। प्रफुल्ल ने बड़ी ही चालाकी से अपनी बात को आधे में ही छोड़ दिया था। ये सब झूठ है। क्रिया चिल्ला उठी थी। इन सब के बीच वह खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। बेबस हो गई थी कि खुद की सफाई में कोई सबूत जो ना था उसके पास। वहां एकदम खामोशी छा गई। पुष्प ने कुछ देर क्रिया को देखा और फिर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। क्रिया, जो जैसे उम्मीद मिली, लगा कम से कम पुष्प ने तो उसे गलत नहीं समझा। पर अगले ही पल पुष्प ने उसकी सोच को गलत साबित कर दिया था, उसे घर की चौखट से बाहर का रास्ता दिखाते हुए। क्रिया का दिल जैसे धक से रह गया। वहीं पीछे खड़े प्रफुल्ल और माया जी, दोनों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, मानो वह सफल हुए थे। मेरे घर और मेरी जिंदगी में तुम जैसी बदकार और बदचलन लड़की की कोई जगह नहीं है। क्रिया, चली जाओ यहाँ से। कहकर उसने फौरन ही उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। और वह तो जैसे जमसी गई थी। उसने उसे बदकार कहकर उस घर के बाहर निकाल दिया था, जिसमें वह 1 महीने पहले उसे ब्याह कर लाया था। उसके विश्वास को उसने पास पास कर दिया था। जितना मान था कि कम से कम वह तो उस पर यकीन करेगा, लेकिन उसने क्या किया था? दिखा दिया था घर से बाहर का रास्ता। बदकार बदचलन का ऐसा तमाचा जड़ा था उसकी रूह पर कि बिना निशान भी निशान उभर आए थे उसके दिल पर। रात के करीब 7 बजे क्रिया खामोश सी एक घर के बाहर बुत बनकर खड़ी थी। न जाने कितनी हिम्मत कर वह यहाँ आई थी। थोड़ी हिम्मत और की और हाथ आगे बढ़ाकर डोरबेल बजाई। अंदर हलचल हुई। फाइलों की छनकार उसे अपने पास आती हुई महसूस हो रही थी। उसका दिल घबराहट से भर गया।
दरवाजा खुला। क्रिया के सामने उसकी भाभी अर्चना खड़ी थी। एक पल को क्रिया को वहां देखकर वह घबराई, और उस पर उसकी हालत भी तो ठीक नहीं लग रही थी। बेतरतीबी से बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और सूजी हुई थी। आंखों की काजल आंसुओं से बहकर फैल चुका था। साथ लिपस्टिक भी फैली हुई ही थी। माथे पर लगाई बिंदी जो अब ऊपर की तरफ खिसक गई थी। भाभी, वह भावुक होकर बोली। अर्चना ने एक नज़र अंदर की तरफ देखा और फिर क्रिया के सर पर हाथ रखकर बोली, तुम ऊपर जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। क्रिया ने झिलमिली आंखों के साथ अपना सिर हिला दिया और वह अंदर आई। सीढ़ियां दरवाजे के साइड में ही थीं, इसलिए वह आराम से ऊपर चली गई। अर्चना ने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गई। कौन था? महावीर जी, यानी कि क्रिया के पापा ने पूछा, जो डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। उसके साइड वाली चेयर पर ही अजय यानी क्रिया का बड़ा भाई बैठा हुआ था। दोनों ही अर्चना को सवालिया नजरों से देख रहे थे। पड़ोस के बच्चे थे, पापा यूं ही शैतानी कर रहे थे, कहकर वह अजय के पास वाली चेयर पर बैठ गई थी। महावीर जी मुस्कुरा दिए और खाना खत्म करके अपने कमरे में चले गए थे। महावीर जी के वहां से जाने के बाद अजय ने धीरे से अर्चना के हाथ पर अपना हाथ रख और उससे सवाल किया, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? परेशानी वाली बात ही है अजय। उसने एक प्लेट में खाना निकाला। क्या बात है, साफ साफ बताओ ना। और ये खाना किसके लिए निकाल रही हो? अजय ने सवाल किया। आइए ऊपर। वह खाने की प्लेट लेकर उठी और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। उसके पीछे पीछे अजय भी ऊपर आ गया। अब वह जैसे ही कमरे में घुसे, फर्श पर बेहोश क्रिया को देखकर दोनों ही घबरा गए। अजय ने क्रिया को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया। अर्चना ने अपने हाथ में पकड़ी खाने की प्लेट को साइड में रखा और क्रिया के सिराने बैठकर उसके हाथों को रगड़ने लगी। गुड़िया, आंखें खोल। अजय की आंखें नम हो गई थी अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर। डॉक्टर को फोन करो अजय। अर्चना अब घबराने लगी थी। अजय ने जल्दी से अपना फोन अपनी पॉकेट से निकाला और फौरन ही डॉक्टर को बुला लिया। दरअसल महावीर जी को हार्ट प्रॉब्लम थी, इसलिए डॉक्टर का आना जाना उनके घर पर लगा ही रहता था। अजय ने अभी उसी डॉक्टर को बुलाया था जो महावीर जी को देखने घर आते थे। उनका क्लिनिक पास ही था, सो ज़्यादा समय नहीं लगा था। अजय उन्हें सीधा ऊपर वाले कमरे में ही ले आया था। उन्होंने क्रिया को चेक किया और फिर उसे इंजेक्शन लगाते हुए बोले, घबराने वाली कोई बात नहीं है, शायद किसी सदमे की वजह से बेहोश हो गई हैं। मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, थोड़ा आराम करेगी तो बेहतर लगेगा। जी अंकल, कहकर अजय चुप हो गया। डॉक्टर के जाने के बाद अजय ने धीरे से क्रिया का हाथ पकड़ा और रुंधे गले से बोला, क्या हुआ है अर्चना? क्रिया यहाँ क्या कर रही है, वह भी ऐसी हालत में? मुझे तो खुद भी नहीं पता। दरवाजे पर इसे देखकर मैं खुद घबरा गई थी। पापा दिल पर ना लें, इसलिए मैंने इसे ऊपर वाले कमरे में भेज दिया था, वरना ये क्रिया को ऐसी हालत में देखते तो पक्का परेशान हो जाते। अर्चना ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं बात करता हूँ पुष्प से। नहीं अजय, अभी नहीं, पहले हम क्रिया की बातें सुनेंगे, उसके बाद ही उनसे बात करेंगे। अर्चना ने फौरन ही कहा। ठीक है, कहकर अजय चुपचाप बैठा रहता है। पुष्प बेटा, खाने पर क्यों गुस्सा निकाल रहा है? माया जी ने कई बार उसे खाने का पूछा था, पर हर बार उसने मना कर दिया था। जब से क्रिया गई थी, तब से ही वह अपने कमरे में बैठा हुआ था। ठीक है, आप कमरे में ही भेज दीजिए। आखिर पुष्प ने हार मान ली थी। माया जी वहां से चली गईं तो धीरे से पुष्प ने अपनी नजरें उठाकर सामने वाली दीवार पर देखा, जहां उसकी और क्रिया की शादी वाली फोटो लगी हुई थी। दोनों ही काफी खूबसूरत और खुश लग रहे थे। पुष्प की आंखें नम पड़ गई थी। उसके मम्मी पापा तो जब वह छोटा था एक हादसे में चल बसे थे। बुआ जी को भी फिर ससुराल न भाया था और अपने बेटे प्रफुल्ल को लेकर आ गई थी मायके। फूफा जी कभी कभी चक्कर लगा देते थे यहाँ पर। बुआ एक बार जो आई, फिर वापस कभी ससुराल का रुख न किया था। अपनी मेहनत से पुष्प ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया था और ऊपर वाले की छाया थी कि उसका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। बस कमी थी तो एक जीवन साथी की, जो क्रिया के आने से पूरी हो गई थी। बड़े ताया ने अपने दोस्त की बेटी के बारे में जिक्र किया और साथ उसकी फोटो दिखाई थी। पहली नज़र में ही भाग गई थी क्रिया, सो शादी के लिए फौरन हाँ कर दी थी। और जब क्रिया ने पुष्प को देखा तो बस वहीं पिघल गई थी। सांवले रंग का मालिक था, साथ दिखने में स्मार्ट और डैशिंग।
महावीर जी ने बेटी पर कोई दबाव नहीं बनाया था और जब उसकी मर्जी पूछी तो उसने भी झट से हाँ की थी। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सबकी रजामंदी से शादी की डेट फिक्स हुई और फिर शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई थी। कितना खुश था वह क्रिया के आने पर आज उसका सच जान उतना ही दुखी हुआ था। जो देखा उसने वही सच मान लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसने वही देखा जो उसे दिखाया गया था। क्यों किया क्रिया तुमने ये? क्या मेरा प्यार काफी नहीं था तुम्हारे लिए? बोलते हुए उसका गला रुंधा गया था। क्रिया की आंखें फिर सुबह ही खुली थी। रात अजय और अर्चना उसके कमरे में ही सो गए थे, यह सोचकर कि कहीं रात में तबीयत ना खराब हो जाए। क्रिया ने धीरे से आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर अर्चना पर गई थी, जो उसके पास ही आराम से सो रही थी। धीरे से उठकर बैठी, फर्श पर ही लगे बिस्तर पर अजय उसे सोता हुआ दिख सा गया। एकाएक उसकी आंखों के सामने कल का सारा वाकया ताजा हो गया था। उसकी आंखें नम हुई पुष्प की बेएतबारी पर। फिर उठकर बाथरूम में गई, चेहरे पर पानी मारा, खुद को ठीक किया और बाहर आ गई। आहट पाकर अजय और अर्चना दोनों की ही नींद टूट गई थी। क्रिया को सही सलामत देखकर दोनों के दिल को करार आया था। आप दोनों यहीं सो गए थे रात? क्रिया ने अपनी नजरें चुराई। क्रिया, क्या हुआ था? अजय अच्छे से वाकिफ था। अपनी बहन से यह बात टालने की कोशिश की जा रही थी। हाँ क्रिया, बताओ ना कि क्या हुआ था। कल रात से अजीब अजीब ख्याल दिमाग में आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना गुड़िया? अर्चना ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर बिठा लिया था। दोनों का इतना प्यार देखकर क्रिया खुद के गम को अब अंदर न रख पाई और सिसकते हुए सारी बात कह सुनाई। दोनों ही दंग होकर सब सुन रहे थे। वाकई उनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उन लोगों ने इतना घिनौना इल्जाम लगाकर क्रिया को घर से बाहर निकाल दिया था। दोनों ही अच्छे से जानते थे क्रिया को कि अगर ऊपर वाला भी आकर कहे ना कि क्रिया ने ऐसा किया, तब भी विश्वास ना करें। मैं बात करता हूँ, पुष्प ने ये अच्छा नहीं किया। अजय गुस्से में भर गया था। क्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्दन नामे हिलाई। पुष्प से अब कोई बात नहीं होगी भाई। जब उसे मुझ पर ही यकीन नहीं तो क्यों दलीलें देनी। अब मैं वापस उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। आई वांट डिवोर्स भाई। क्रिया की ये बात सुनकर दोनों को मानो झटका लगा था। अर्चना हैरान सी बोली, क्या कह रही है क्रिया? शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और तू तलाक की बात कर रही है। बाहर जब बात फैलेगी तो क्या कहेंगे लोग? उसके सर पर हाथ फिराते हुए, लड़कियां तो हर घर में होती हैं, जल्दबाजी में फैसले सही साबित नहीं होते हैं। ठीक कहा भाभी आपने, शायद मैंने भी शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ करके गलती ही की थी। तभी तो देखा, हुआ ना मेरा जल्दबाजी का फैसला गलत। क्रिया फौरन बोली, पर क्रिया, तलाक लेना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अजय परेशान होकर बोला, तो आप लोग क्या चाहते हैं? मैं उनके पैरों में गिर उनसे माफी मांगू उस चीज के लिए जो मैंने की ही नहीं? दोबारा चली जाऊं उस घर में जिस घर में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी गई, मुझ पर बदकार होने का टैग लगाकर धक्के मार दिए गए? सॉरी भाई, पर मुझसे नहीं होगा। इतनी महान नहीं मैं कि कोई मेरे आत्मसम्मान को कुचले और मैं खामोशी से सब सहती रहूं। प्रिया गुस्से में बोली, और शायद उसका गुस्सा जायज भी था। अर्चना और अजय ने एक दूसरे की तरफ देखा। जानते थे प्रिया गुस्से में थी, इसलिए आगे कुछ नहीं कहा। प्रिया, मेरी चाय? उस कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि क्रिया तो है ही नहीं। उसका दिल उदास हो गया। अनमने ढंग से तैयार होकर नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर माया जी और प्रफुल्ल नाश्ता कर रहे थे। हर रोज क्रिया को देखकर उसका दिन शुरू होता था और आज वह कहीं नहीं थी तो मन में टीस उठ रही थी। आओ बेटा, नाश्ता कर लो। माया जी ने जब उसको देखा तो वह बोली, मन नहीं है बुआ, आप दोनों कीजिए, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। कहकर फिर उसने कोई बात ना सुनी थी। अपनी गाड़ी की चाबी लेकर वह फौरन वहां से चला गया था। लगता है भाई को गम लग गया है भाभी के जाने का, फिर फुल मजाकिया अंदाज में बोला और फिर ठहाके लगाकर हंस दिया। गम लगे या शोक लगे, पर अब वह लड़कियां दोबारा नहीं आएगी। देखा नहीं कि आते ही हर चीज पर कैसे कब्जा कर लिया था। और पुष्प पुष्प तो उसके कहने पर ही चल रहा था। घर की चाबियां से लेकर घर की हर जिम्मेदारी उसे सौंप दी। इतने सालों से मैंने इस घर को संभाला और वह आकर सब हथियाना चाहती थी। अगर वह यहाँ आई ना प्रफुल्ल, तो वह दिन दूर नहीं जब हम दोनों को ही यहाँ से झंडी उठाकर तुम्हारे ददियाल जाना पड़े।
और वहाँ के हालातों से तो तुम अच्छे से वाकिफ ही हो। माया जी प्रफुल्ल की तरफ देखकर बोली। हम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे मम्मी, बस भाभी को यहाँ से दूर रखो। इसलिए तो तुम्हें वह सब करने को कहा था। फिर मैंने वह फोटोज इस तरह खींचे जिसमें तुम दोनों बहुत पास लगो। पुष्प का मन खट्टा हो गया है क्रिया की तरफ से। वह मुस्कुराई। बहुत ही जबरदस्त आइडिया था मम्मी, और शायद ये जरूरी भी था। अब उस दिन का ही देख लो। पैसे भाई से मांगे तो खुद पंचायत करने आ गई। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? ये तो ज्यादा पैसे हैं। भला भला, भाई से जब भी पैसे मांगे, जितने मांगे भाई ने खामोशी से दे दिए। पर वह कल की आई हमें हमारी औकात बता रही थी। हमने उसे ही उसकी औकात बता दी। प्रफुल्ल कुटिलता से बोला। दोनों ही मुस्कुरा दिए। क्रिया के पुष्प की जिंदगी और उसके घर में आने के बाद से ही माया जी और प्रफुल्ल दोनों ही इनसिक्योर फील करने लगे थे। इसलिए उन दोनों ने ये सब किया ताकि क्रिया यहाँ से दूर रहे। क्रिया जैसे ही नीचे आई, महावीर उसे देखकर थोड़ा चौंक से गए। क्रिया उनके पास जाकर बैठ गई और अपना सर उनके कंधे पर रखकर हौले से बोली। कैसे हैं पापा आप? मैं एकदम ठीक हूँ मेरी गुड़िया। पर तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? सुबह सुबह नहीं पापा, रात को आई थी। आपके सोने के बाद अर्चना चाय लेकर आई। रात को? महावीर जी का मन आशंकित हुआ। अरे पापा सब ठीक है। वह क्या है ना कि कल रात को उसको दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। क्रिया वहां अकेली क्या करती, इसलिए वह रात को ही उसे यहाँ छोड़कर चला गया था। उस दिन वह दिल्ली से बाहर ही रहेगा। तब तक गुड़िया हमारे साथ रहेगी। अर्चना ने जब महावीर जी को परेशान सा देखा तो उसने बात बनाई। अच्छा फिर तो ठीक है। पर बेटा, वहां तुम अकेली कहाँ थी? तुम्हारी बुआ, सास और देवर तो था ना। तो आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया? क्रिया ने मुंह बनाया। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। प्यार से उसके सिर को सहलाया। ये बातें तो होती रहेंगी, पहले आप दोनों चाय पी लीजिए, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। और मैं पहले बता रही हूँ कि दोबारा चाय गर्म करने मैं नहीं लेकर जाऊंगी। अर्चना ने मुंह बनाकर अपना चाय का कप लिया और उनके पास ही बैठ गई। अर्चना को यूं देख क्रिया और महावीर जी हंस पड़े। फिर अपनी चाय पीने लगे। अजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। दोपहर हो गई थी। उसका दिल बेचैन ही था। ऑफिस में होकर भी वह ऑफिस में नहीं था। काम कर जरूर रहा था पर अनमने ढंग से। लंच हुआ तो वह उठकर ऑफिस से बाहर आ गया। पास में ही एक चाय की टपरी थी। उसे यहाँ की चाय बड़ी पसंद थी। और आज तो चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा था। बेचैनी से दिल जैसे जल रहा था। बेचैनी जब कम नहीं हुई तो अपना फोन निकाला और क्रिया को मिलाने लगा। दूसरी तरफ से माया जी की आवाज आई तो वह समझ गया कि क्रिया का फोन घर पर ही रह गया है। हेलो पुष्प बेटा। जी। जी बुआ। फोन किया, सब ठीक है? जी सब ठीक है। वह मैंने इसलिए फोन किया कि आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी रात को घर आने में। पुष्प ने फौरन ही बहाना तैयार कर लिया था। ठीक है बेटा, पर तुम मेरे फोन पर भी फोन कर सकते थे। माया जी की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। वो क्रिया का नंबर ऊपर ही था, बस इसलिए। हाँ ठीक है, ध्यान से आना और अपना ख्याल रखना। जी ठीक है बुआ। ओके, अब रखता हूँ। पुष्प ने फोन काट दिया। थोड़ी देर वहीं इधर उधर घूमा और फिर वापस ऑफिस में चला गया। वहीं क्रिया का भी यही हाल था। अर्चना और अजय ऑफिस गए हुए थे। महावीर जी अपने किसी दोस्त के यहाँ गए थे। क्रिया अपने कमरे में बैठी हुई पुष्प के बारे में ही सोच रही थी और अपनी आंखें गीली कर रही थी। वाकई उसे उम्मीद नहीं थी कि पुष्प उसके साथ ऐसा करेगा। उसके बोले गए आखिरी जुमले ने तो उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। यकीन नहीं कर पाई थी कि ये वही पुष्प है जो उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रहा था। दिल मानो फटने की कगार पर था। उस कमरे में उसे अब घुटन महसूस होने लगी, इसलिए उठी और बाहर आ गई। रेलिंग के पास खड़े होकर गली में देखा तो इक्का दुक्का जन्नी आ जा रहे थे। कुछ देर वहां खड़े होने के बाद क्रिया नीचे रसोई में आ गई। चाय पीने का मन हुआ तो गैस पर पतीला चढ़ा दिया और उसमें दूध डाल दिया। चाय पत्ती, चीनी, अदरक डालकर चाय को उबाला और कप में चाय को छानकर उसे लेकर गैलरी में रखे सोफे पर आकर बैठ गई। एक घूंट चाय अभी गले से भी नहीं उतरी थी कि तभी उसे पुष्प की बात याद आई। क्या किसी ने तुम्हें बताया कि तुम बेस्ट चाय बनाती हो? आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान आ ठहरी थी। तुम्हारे वादे इतने बड़े और यकीन इतना खोखला था पुष्प, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी शायद तुम्हें।
कभी भी नहीं, कहते हुए उसका गला रुन चुका था। पल पल दिल डूब सा रहा था। पुष्प से जुड़ी छोटी छोटी बातों को सोचकर मन बार बार भर रहा था। दिल दहाड़े मारकर रोने का कर रहा था। शाम हुई। अजय और अर्चना घर लौटे। महावीर जी भी शाम तक घर आ गए थे। क्रिया का मन बहलाने के लिए अर्चना ने बाहर डिनर करने को कहा तो सब तैयार हो गए। क्रिया का मन ना होते हुए भी वह तैयार हुई, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जो इतने एफर्ट कर रहे थे। डिनर के बाद सभी घर आ गए। एक एक कप चाय पी और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अर्चना के कहने पर क्रिया नीचे ही सोने के लिए तैयार हो गई। महावीर जी के साइड वाला रूम खाली ही था। वह वहां सोने आ गई। अभी उसे कुछ देर हुई ही थी कि कमरे पर किसी की दस्तक हुई। उठकर दरवाजा खोला तो सामने अजय खड़ा था। क्या हुआ भाई? पुष्प आया है, तुझसे मिलना चाहता है। अजय ने बाहर की ओर इशारा किया। क्रिया का दिल एक पल को धक से रह गया। मन में पुष्प को देखने की बेचैनी बढ़ी। पर यहाँ बात उसकी इज्जत की थी, उसके आत्मसम्मान की थी। अपने जज्बातों के चलते वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। दिल मजबूत किया और फौरन ही बोली, कह दीजिए कि नहीं मिलना मुझे उससे। कहकर वह मुड़ने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुड़िया प्लीज, एक बार मिल लेना, क्या पता सब ठीक हो जाए। अब कुछ ठीक नहीं होगा भाई। क्रिया के चेहरे के भाव अभी भी सख्त ही थे। क्रिया, बस एक बार मिल लेना बेटा, हम तो तुझे बस खुश देखना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे खातिर ही मिल ले। अजय ने उसके सर पर हाथ रखा। और वह चाहता भी तो यही था कि उसकी गुड़िया बस खुश रहे। अभी गुस्सा थी तो किसी चीज की सुध-बुध नहीं थी। पर अजय तो शांति से सोच रहा था। अच्छा ठीक है, क्रिया ने फीके से अंदाज में कहा। हल्की हवाएं चल रही थीं, जिससे क्रिया का दुपट्टा बार बार उड़कर उसके चेहरे को छू रहा था, जो उसके पीछे ही खड़ा था। क्रिया की पीठ पुष्प के सामने थी। पुष्प ने उसे बात करने के लिए बुला तो लिया था, पर अब वह कुछ बोल नहीं रहा था। क्रिया काफी देर से इंतजार कर रही थी कि पुष्प तब बोले, और अब बोले। दोनों इस वक्त छत पर खड़े थे। तुम्हें कुछ बात करनी थी? उसे कुछ न कहता देख आखिर में क्रिया ही बात शुरू करती हुई बोली। उस धीरे से उसके साइड में आकर खड़ा हुआ और धीरे से अपनी हथेली को क्रिया की हथेली से जोड़ लिया और अपनी उंगलियों को क्रिया की उंगलियों में फंसा लिया। क्रिया ने अपनी आंखें मीच लीं। मैं तुम्हें हर बात के लिए माफ कर दूंगा क्रिया, तुम बस वापस चलो घर। बुआ और प्रफुल्ल से सॉरी बोल देना, पक्का वह तुम्हें माफ कर देंगे, पुष्प ने धीरे से कहा। क्रिया ने फौरन अपनी आंखें खोली। वह कुछ हैरान सी पुष्प को देखने लगी, यानी वह अभी भी उसे ही गलत समझ रहा था। दिल और दिमाग पर गहरी आहत पहुंची थी। तुम्हें लगता है मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ पुष्प? इतना ही यकीन था मुझ पर? गहरी उदासी से पूछा। तो पुष्प खामोश रह गया, और उसकी यह खामोशी ही उसकी हाँ थी। मुझे मेरा जवाब मिल गया पुष्प, अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं हमारे बीच, कहते हुए क्रिया की आंखें नम पड़ गई थीं। उसने पुष्प का हाथ झटका और वहां से जाने लगी तो पुष्प ने फौरन उसकी कलाई पकड़ी। वह वहीं रुक गई, पर मुड़कर नहीं देखा एक बार उसकी ओर, बस खुद को आजाद करवाने के लिए छटपटा रही थी। अच्छा मान लिया कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तो क्या हमारे लिए सॉरी नहीं बोल सकती क्या बुआ और प्रफुल्ल से? सॉरी बोलने से कोई छोटा या बड़ा हो थोड़ी होता है क्रिया। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी तबस्सुर भी नहीं कर सकता, समझो मेरी बात, पुष्प ने लगभग मिन्नत करते हुए कहा। तुम्हारे लिए मैं उस चीज की माफी मांगू जिससे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है? जिस चीज की मुझ पर तोहमतें लगाई जा रही हैं उसकी माफी मांगू? मैं हैरान हूँ पुष्प तुम्हारी सोच पर। या तो तुम हद से ज्यादा ही बेवकूफ हो, या फिर कुछ ज्यादा ही समझदार हो। सॉरी, बट मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तुमसे भी बढ़कर है। गैरत है मुझ में, तंज कसा। तुम पागल हो गई हो क्रिया। तुम्हारी इस जिद की वजह से हमारा घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा सब। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मत बढ़ाओ इस बात को ज्यादा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस उसके सामने गिड़गिड़ाया। क्रिया के भाव अभी भी सख्ती थे। उसका दिल जैसे डूब रहा था। वह अपना घर टूटते हुए नहीं देख सकता था। क्रिया ने धीरे से उसके हाथ से अपना हाथ निकाला। यू नो व्हाट पुष्प, मेरा मानना है कि रिश्ते की जो नींव होती है ना, वह यकीन पर टिकी होती है। तुम्हारा यकीन देखकर मेरा यकीन डगमगा गया है तुमसे। सॉरी, बट मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती अब। इट्स ओवर। ये क्या कह रही हो? आश्चर्य से आंखें बड़ी हुई। वही जो तुमने अभी सुना। अब जैसे शरीफों की तरह आए थे ना, वैसे ही यहाँ से चले जाओ।
क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे खुद के ही फैसले पर रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ ही क्यों की। मानो शीशा पिघला था पुष्प के कानों में। एक बार मेरे लिए स्टैंड लिया होता ना पुष्प, तो अभी मैं तुम्हारे साथ होती। पर तुमने क्या किया? अपने सीने पर उंगली रखकर मुझे बदकार कहकर अपने घर से निकाल फेंक दिया। एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं कि आखिर सच्चाई क्या थी। जो दिखाया गया बस अंधे होकर उस पर यकीन कर लिया। अरे, तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है क्या? क्या सही क्या गलत इसका भी फैसला नहीं कर सकते? तो कहीं डूब कर मर जाओ मेरी बला से। प्रिया की आंखें गुस्से से धधक रही थी और उसकी बात सुनकर उसकी आंखें नम पड़ गई थीं। बस मुंह बंद कर उसकी ये हर एक बात को सुन रहा था। क्या समझूं मैं तुम्हें? अरे, जो सबके सामने अपने परिवार के सामने अपनी बीवी का ही स्टैंड नहीं ले सकता, तो वह क्या ही आदमी है। अपने बाणनुमा लफ्जों से उसने पुष्प को छलनी छलनी कर दिया था। उसका दिल दुखा जरूर था, पर यही सच भी था। नहीं जानता था कि जिन रिश्तों की वह लाज बचा रहा था, वही रिश्ते अंदर से एकदम खोखले हो चुके थे। माँ पापा के बाद जो भी थी वह बुआ ही थी। आंख मूंद कर विश्वास किया था। उनका कहा हर लफ्ज मानो पत्थर की लकीर था उसके लिए। उसके लिए वह कभी गलत ही नहीं हो सकती थी। उसके लिए वह हर सूरत हाल में सही ही होती हैं। तो कैसे उन पर शक भी करता? खुद को इतने बड़े पाप का भागीदार थोड़ा ही बनाना था उसे कि माँ बाप समान बुआ के विरुद्ध जाकर उनका अनादर करता। तुम फर्माबरदार बेटे और भाई बनो, कहकर क्रिया सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। अब तो पुष्प ने भी उसे नहीं रोका। खुद को संभाला और वह नीचे आ गया। दरवाजे के पास ही अजय खड़ा था। बिना कुछ कहे अपनी पॉकेट से क्रिया का फोन निकाला और उसे अजय के हाथों में पकड़ा दिया। फिर वहां से चला गया। अजय ने पुष्प को जाते हुए देखा। वह इतना तो समझ ही गया था कि बात करके भी कुछ सही नहीं हुआ था दोनों के बीच, और उनकी चुप्पी ने यह साबित कर दिया था। एक ठंडी आह भरी और फिर दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ जा रही हो क्रिया? महावीर जी ने क्रिया को टोका, जो तैयार होकर बाहर जा रही थी। अजय और अर्चना अपने अपने ऑफिस जा चुके थे। पापा, मैं बस मार्केट तक जा रही हूँ। बहाना तैयार था। जाना तो मुझे भी है। अर्चना ग्रॉसरी शॉपिंग की लिस्ट पकड़ा कर गई है, महावीर जी ने सोचते हुए कहा। पापा, आपको जाने की क्या जरूरत है? लाइए, मुझे लिस्ट दे दीजिए। आते वक्त मैं खुद ही ले आऊंगी ना सामान, क्रिया ने जबरन मुस्कुराकर कहा। नहीं नहीं बेटा, तुम कैसे लेकर आओगी? इतना सामान हो जाएगा। मैं चलता हूँ, कहकर महावीर जी उठ गए थे। ठीक, हाँ चलिए, क्रिया अब क्या ही कहती। फिर दोनों घर से निकल पड़े मार्केट के लिए। महावीर जी के साथ पहले ग्रॉसरी शॉपिंग की, उसके बाद अपना कुछ सामान खरीदा, सिर्फ महावीर जी को दिखाने के लिए कि वाकई मैं बाहर अपना सामान लेने ही आई थी। पापा, ज़्यादा ही सामान हो गया, क्यों ना कैब बुक कर लूँ? क्रिया ने सामान की क्वालिटी को देखते हुए कहा। ठीक है, कर ले। क्रिया ने कैब बुक की। कुछ देर बाद मार्केट के मेन रोड पर कैब आ चुकी थी। कैब तक जैसे तैसे क्रिया और महावीर जी सामान लेकर आए, तो फिर एक एक करके पीछे वाली सीट पर रख दिया। चल आजा। महावीर ड्राइवर की साइड वाली सीट पर जा बैठे, पर क्रिया अंदर नहीं बैठी। वह महावीर जी के साइड आई और भूलने की एक्टिंग करते हुए बोली। पापा, मैं एक चीज़ तो भूल ही गई। अब क्या रह गया? जरूरी है पापा। अच्छा ठीक है, तू ले आ, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं पापा, इसकी ज़रूरत नहीं है। शायद मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, तो आप जाइए, मैं घर आती हूँ। क्या बेटा, पहले ही देख लेती एक बार। अच्छा ठीक है, आराम से और समय से घर आ जाना। अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो फ़ोन कर लेना। जी, जी ठीक है। क्रिया ने अपना सिर हिलाया। कैब के जाने के बाद क्रिया ने चैन की सांस ली और फिर वहीं से ही एक ऑटो लिया। अब जैसे ही ऑटो वाले ने पूछा कि मैडम कहाँ जाना है, तो क्रिया कुछ देर के लिए खामोश हो गई। शायद कुछ सोच रही थी या फिर मन ही मन कोई फैसला ले रही थी। ओ मैडम, कहाँ? ऑटो वाले ने दोबारा पूछा। पुलिस स्टेशन। फैसला ले चुकी थी, इसलिए एक बार भी जुबान नहीं लड़खड़ाई थी। भाव दृढ़ थे। 70 लगेंगे। ऑटो वाले ने पहले ही किराया बता दिया था। ठीक है। क्रिया ने अपनी गर्दन हिलाई और ऑटो से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद ही ऑटो वाले ने ऑटो को पुलिस स्टेशन के बाहर रोका था। क्रिया ने पैसे दिए और अपने कदम पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा दिए। शायद आज पहली बार पुलिस स्टेशन का रुख किया था, इसलिए ज्यादा पता नहीं था। वह झिझकती हुई अंदर आई।
जी, मुझे कंप्लेन दर्ज करवानी है। आप टेबल नंबर 3 पर चली जाए, उसे अंदर जाने को कहा। प्रिया टेबल नंबर 3 के पास आई। वहाँ एक पुलिस वाला बैठा हुआ था। सर, मुझे एफआईआर दर्ज करवानी है, प्रिया ने सहजता से कहा। पहले तो पुलिस वाले ने क्रिया को देखा और फिर रजिस्टर को खोलकर अपना पेन हाथ में उठा लिया। बैठिए, और आपका शुभ नाम क्या है? जी, क्रिया चतुर्वेदी। क्रिया सामने रखी चेयर पर बैठ गई। उम्र 22। किस लिए एफआईआर दर्ज करवानी है? हैरेसमेंट एंड मोलेस्टेशन चार्जेस। इतने भारी शब्द जो आपने कहे हैं उनका मतलब भी जानती हैं आप? मजाकिया अंदाज में कहा। अच्छे से जानती हूँ सर, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। थोड़ी बहुत धाराओं का भी पता है सर। हैरेसमेंट एंड मोलेस्टेशन आईपीसी धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 सी, धारा 354 डी। इतना काफ़ी है या फिर आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूं? थोड़ा रुककर पुलिस वाले को घूरा। पर मुझसे ज़्यादा कानून आप जानते हैं सर, तो शायद ज़रूरत नहीं है, क्रिया ने बिना किसी भाव के कहा। किसके अगेंस्ट? पुलिस वाले ने नाक सिकोड़कर अपने नज़र के चश्मे को सही किया। मेरे पति के कजिन के अगेंस्ट। नाम प्रफुल्ल पाटिल। क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताइए। क्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर जो हुआ वो सब कुछ बता दिया। पुलिस वाले ने क्रिया द्वारा बताई गई सभी बातें एफआईआर में दर्ज कर ली थी। अंत में पुलिस वाले ने क्रिया को वहां पर साइन करने का कहा तो उसने भी खामोशी से साइन कर दिए। अब आप जा सकती हैं, आपकी कंप्लेन दर्ज हो चुकी है। कब तक एक्शन लिया जाएगा? आज बड़े साहब नहीं आए हैं, कल संडे है, तो मंडे तक। बाकी जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि कंप्लेंट दर्ज होने के 24 घंटे बाद एक्शन लिया जाना चाहिए सर। मैडम, आप हमें कानून ना ही सिखाएं तो ही बेहतर होगा। आपकी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, एक्शन भी जल्दी लिया जाएगा, तो अब आप यहाँ से जा सकती हैं, रोबीले से अंदाज में कहा। क्रिया उसे जवाब देना चाहती थी, पर फिर ज़्यादा बहस भी तो सही नहीं थी। वह उठकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गई। टाइम देखा तो यही कुछ 12 बजे के आसपास का था। महावीर जी के खाने का भी समय हो गया था, इसलिए उसने कैब बुक की और सीधा घर आ गई। अंदर आते ही महावीर जी उसे सोफे पर बैठे दिख से गए। पूरा ध्यान टीवी पर चल रही न्यूज़ पर था। क्रिया चुपचाप किचन में आ गई। पहले हाथ धोए, फिर महावीर जी का खाना गर्म करके प्लेट में निकाल दिया। अर्चना खाना बनाकर ही जाती थी। पापा, खाना यहीं रख दे। ध्यान अभी भी न्यूज में ही था। दवाई ले लीजिएगा, अगर कुछ और चाहिए आपको तो मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा, मैं रूम में ही हूँ, कहकर क्रिया कमरे में चली गई थी। दरवाजे को बंद किया और बेड पर आकर बैठ गई। धीरे से फ़ोन निकाला, गैलरी ओपन की और पुष्प के फोटो को देखती हुई धीरे से बोली, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ जो सब सह जाऊंगी पुष्प। मेरे पापा ने खुद का स्टैंड लेना भी सिखाया है और खुद के लिए लड़ना भी। मेरी नज़र में जो गलत है सो गलत है। और कहते हैं ना कि जब बात इज्जत पर आए, फिर सामने दोस्त हो या मोहब्बत, छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि एक शेर है ना कि खुद पे बार कर फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, मेरा गुरूर सलामत रहे तेरे जैसे बहुत। और यहाँ बात मेरी इज्जत की है तो कैसे पीछे हट जाऊं? कहते हुए उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक थी। इतनी उदास क्यों लग रही हो क्रिया? अर्चना ने धीरे से क्रिया के हाथ पर अपना हाथ रखा। इस वक्त दोनों ही मॉल आई हुई थी। आज संडे था तो अर्चना ने शॉपिंग की इच्छा रखी। अजय ने तो साफ मना कर दिया था, यह कहकर कि तुम ज़्यादा समय लगाती हो। एक दिन तो छुट्टी का मिलता है, मैं तो बस आराम करूँगा। अब मैं महावीर जी को तो लेकर नहीं जा सकती थी, सो बची क्रिया, तो बस लेकर आ गई थी ताकि उसका भी थोड़ा मूड ठीक हो जाए। थोड़ी बहुत शॉपिंग के बाद दोनों वहीं से एक कैफे में आ बैठी थी। हैरान हूं मैं पुष्प की वजह से, रिश्तों और एहसासों के नीचे दब गया है। अरे उसके तो फैसले भी खुद के नहीं होते। बुआ, मैं खाना खा रहा हूँ। बुआ, मैंने पानी पिया। बुआ, मैं क्रिया को बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो। बुआ बुआ बुआ, बस उसकी जुबान थकती नहीं है, उसका जब करते करते। क्रिया उदासी से मुस्कुराकर बोली, क्रिया, मैंने जितना जाना है पुष्प को, वह बहुत भोला है, रिश्तों की समझ नहीं है। बचपन से ही माया जी ने उसे संभाला है, तो उसके दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। और उसके भोलेपन का माया जी बखूबी फायदा उठा रही हैं, और यही बात उसे समझ नहीं आ रही है। पुष्प बहुत अच्छा है। थोड़ा रुक कर
हो सके तो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोचना, अपने और पुष्प के बारे में। अर्चना ने उसे सहजता से समझाया। क्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश ही रही। कॉफी और सैंडविच खाने के बाद अर्चना और क्रिया दोबारा शॉपिंग करने लगी थी। वह बात अलग थी कि क्रिया बस इधर से उधर घूम रही थी, सिर्फ उसे कंपनी देने के लिए, जबकि उसकी कोई रुचि लग नहीं रही थी शॉपिंग में। दोपहर हो चुकी थी। अर्चना ने अब घर चलने को कहा तो दोनों ही लिफ्ट से नीचे आ गईं। जैसे ही क्रिया और अर्चना दोनों लिफ्ट से बाहर निकलकर एग्जिट की ओर बढ़ी, कुछ डग भरने के बाद क्रिया को कुछ महसूस हुआ। उसके चलते कदम खुद ब खुद रुके। उसने अपने पैरों की ओर देखा तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची उसके पैरों से लिपटी हुई थी। क्रिया को तो यही कुछ 2.5-3 साल की ही लग रही थी। पिंक सी फ्रॉक में बिल्कुल बार्बी डॉल सी लग रही थी। कंधे तक बाल थे जिनमें बटरफ्लाई की क्लिप लगाई हुई थी। रंग दूध की तरह सफेद था, आंखें बड़ी बड़ी जिनसे वह टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। बेटा, आप गुम हो गई हो। क्रिया ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? वह अपनी तोतली सी आवाज में बोली और क्रिया से लिपट गई। उसकी बात सुनकर क्रिया के साथ साथ अर्चना भी हैरान ही रह गई थी। क्रिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की शायद वह उसे जानती तक नहीं थी, तो वह ऐसा क्यों कह रही थी। सबसे बड़ा सवाल कि वह उसे मम्मी क्यों कह रही थी। बेटा, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, क्रिया ने प्यार से कहा तो उस बच्ची की आंखों में आंसू भर गए थे। आप झूठ बोल रही हैं ना? वह रुआंसी होकर बोली। अरे बेटा, हाँ हाँ, ये आपकी मम्मा ही हैं। आप गुड गर्ल है ना, तो रोना नहीं। अर्चना ने जब उसे रोते हुए देखा तो वह फौरन बोली। बच्ची का चेहरा खिल गया। प्रिया ने लाचारी से अर्चना की तरफ देखा। बच्ची है, शायद अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई है। कंट्रोल रूम चलते हैं, अनाउंसमेंट करवाते हैं। जिनकी भी बच्ची होगी वह उसे वहां पर लेने आ जाएंगे। अर्चना ने दिमाग लड़ाया। फिर क्रिया और अर्चना कंट्रोल रूम में आ गए। वहां सिक्योरिटी को बच्ची के बारे में बताया। अनाउंसमेंट हुई तो कुछ देर बाद ही वहां अर्चना की ही हम उम्र औरत आ गई। पहनावे से काफी अमीर परिवार से लग रही थी। चेहरे पर परेशानी लग रही थी, शायद बच्ची के गुम होने की वजह से आई थी। आते ही बच्ची को अपने सीने से लगाया। उम्मी, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? बुई परेशान हो गई थी बच्चा। उम्मी यानी उम्मीद, वो बच्ची। उसके पूरे चेहरे को चूम लिया था अंकिता ने। बुई मम्मा। उम्मीद ने क्रिया की ओर इशारा किया। अंकिता ने क्रिया की ओर देखा तो क्रिया मुस्कुरा दी। वो बच्ची शायद खुद ही चलकर आ गई थी। मुझे मम्मा मम्मा कह रही है। मुझे लगा अपनी मम्मी से बिछड़ गई है, तो हम इसे यहाँ ले आए। थैंक यू सो मच डियर, जो तुम इसे यहाँ ले आई, वरना मैं तो डर ही गई थी ये सोचकर कि कहीं कोई उसे उठाकर ना ले गया हो। अंकिता ने अपनी परेशानी जाहिर की। कोई बात नहीं, वैसे बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। प्रिया ने उम्मीद के चेहरे को प्यार से छुआ। जी शुक्रिया, पर ये मेरी बच्ची नहीं है। मतलब मेरी बच्ची है, बट मैं इसकी बुआ हूँ, मम्मी नहीं। अंकिता ने मुस्कुराकर कहा। ओह, तो इसकी मम्मी कहाँ है? वह नहीं आई आपके साथ? प्रिया ने जैसे ही ये कहा, अंकिता के चेहरे के भाव कुछ मुरझा से गए। उसने उम्मीद की ओर देखा, जो टुकुर टुकुर बस क्रिया को ही देख रही थी। इसकी मम्मी 2 साल पहले ही इसे और इस दुनिया को छोड़कर तारों वाली दुनिया में चली गई। आई एम सॉरी। क्रिया ने दया भाव से उम्मीद की ओर देखा। बहुत छोटी बच्ची थी, शायद ये बात अभी समझ ना पाए। इट्स ओके एंड थैंक यू, जो तुम इसे यहाँ लेकर आए। ये तो मेरा फर्ज था। खैर, अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखिएगा, वरना फिर कहीं चली जाएगी ये शैतान बच्ची। प्यार से उम्मीद के गालों को चूमने से खुद को रोक नहीं पाई थी। अब जैसे जैसे क्रिया उम्मीद से दूर जा रही थी, उम्मीद की आंखें आंसुओं से भर रही थी। क्रिया की ओर हाथ करके वह बस रोए जा रही थी। सिर्फ मुंह से मम्मा मम्मा ही निकल रहा था। आंखें आंसुओं से भर रही थी। क्रिया की ओर हाथ करके वह बस रोए जा रही थी। मुंह से सिर्फ मम्मा मम्मा ही निकल रहा था। रात का वक्त, दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में मौजूद बड़ा सा विला, जिसकी चमक देखते ही बन रही थी। चारों तरफ सुंदर सा बगीचा और बीचों बीच विला। विला के बाहर नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में अग्रवाल विला लिखा हुआ था, जो रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। तेज रफ्तार से एक काले रंग की गाड़ी अंदर आकर रुकी थी। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला। लंबी कदकाठी का एक लड़का, जो बड़ी ही जल्दीबाजी में अंदर की तरफ दौड़ा। हाल में आते हुए उसने अपने कोट को उतार दिया था और वहीं सोफे पर फेंक दिया। जिस रफ्तार से वह अंदर आया था,
अब उसी रफ्तार से उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए थे। सीढ़ियों से होते हुए वह ऊपर आया और बाएं तरफ मुड़कर तीसरे कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देख उसका दिल जैसे बेचैन हुआ। उसकी उम्मी, वो 3 साल की नन्ही सी जान बेड पर बेजान सी पड़ी थी। डॉक्टर उसे चेक कर रही थी। अंकिता उसके सिराने ही बैठी हुई काफी चिंतित सी नजर आई थी। पैरों की ओर एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उनका भी यही हाल था। भाई, अंकिता ने जैसे ही अपने भाई यानी कीर्तन को देखा तो सहसा ही उसके मुंह से निकला। कीर्तन अंदर आया और उम्मीद का हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठ गया। परेशानी तो उसके चेहरे पर भी साफ झलक रही थी। 102 बुखार है बच्ची का, डॉक्टर ने थर्मामीटर को देखते हुए कहा। तो आप कुछ कर क्यों नहीं रही हैं? ऐसे तो मेरी बच्ची मर जाएगी। कीर्तन थोड़ा गुस्से में बोला। साथ उसकी आंखें नम हुई थी। रिलैक्स भाई, वह अपना काम कर ही रही हैं। अंकिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ बेटा, तुम शांत रहो। कीर्तन की माँ यानी सुभद्रा जी ने आराम से कहा। जी, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो आप मेरी बच्ची के मरने का वेट कर रही हैं? गुस्सा कहाँ ही कम हुआ था। सॉरी कहकर डॉक्टर ने जल्दी से उम्मीद की बाजू पर इंजेक्शन लगाया। यह कुछ मेडिसिन है, सिर्फ एक चौथाई हिस्सा ही देना है। यदि फिर भी बुखार कम ना हो तो आप इसे हॉस्पिटल ही ले आइएगा। डॉक्टर ने मेडिसिन अंकिता को दी और फिर वहां से चली गई। अंकिता ने पहले उम्मीद को बेहोशी की हालत में ही दवा दी और फिर कीर्तन की ओर देखकर बोली, भाई आप ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगी। आखिर झरना की उम्मीद है ये। कहते हुए उसकी आंखें थोड़ी गीली हुई थी। कीर्तन ने कुछ नहीं कहा। उसे तो इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी। बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था। आज पूरे एक हफ्ते बाद दिल्ली लौटा था। रास्ते में था जब फोन आया था अंकिता का कि उम्मीद की तबीयत खराब है, घर जल्दी आए। फिर क्या था, दौड़ा दौड़ा आया था। मैं आप दोनों के भरोसे इसे यहाँ पर छोड़ कर गया था। क्या आप लोगों ने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा, जिसके कारण इसे इतना बुखार हो गया? कीर्तन ने अंकिता और सुभद्रा जी दोनों को ही अपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। तुम ना ऐसी बातें मत किया करो। अरे बहुत अच्छे से ख्याल रखा है हमने इसका। सुभद्रा जी फौरन मुंह सिकोड़ कर बोली। अच्छे से ये रखा था? उम्मीद की ओर इशारा किया जो बुखार से बेहाल थी। भाई, दरअसल मैं आज इसे अपने साथ शॉपिंग मॉल लेकर गई थी। कुछ देर के लिए मेरी नजरें क्या हटी, उम्मीद तो गायब ही हो गई थी। एक लड़की से कंट्रोल रूम में ले आई थी। उसको मम्मा मम्मा कह रही थी। इसे मुझे सौंप वह वहां से चली गई थी। उसके बाद से ही रोई जा रही थी ये। शायद इसलिए बुखार हुआ है। उसकी थोड़ी लापरवाही थी, इसलिए थोड़ा डरते हुए ही सही, मगर सारी बात बता दिया था। तो आप इसे लेकर ही क्यों गई थी मॉल? मुझे लगा शायद अच्छा लगेगा इसे। सॉरी ना भाई, आगे से ध्यान रखूंगी। कीर्तन की बांह पकड़ी। हाँ जाओ आप दोनों, मैं देख लूंगा उम्मी को। ठीक है, फिर मैं खाना कमरे में ही भिजवा दूं। अभी मूड और भूख दोनों ही नहीं है। जब होगा मैं खुद से खा लूंगा। आप दोनों खाकर सो जाइए। उम्मीद के माथे को प्यार से चूमा और धीरे से उसे वापस बेड पर आराम से लिटा दिया। सुभद्रा जी और अंकिता दोनों ही बाहर चली गई। कीर्तन ने उठकर दरवाजा बंद किया। सफर की थकान चेहरे पर साफ दिख रही थी। वार्डरोब से अपने लिए कपड़े निकालकर बेड पर रखे और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, हल्की भूरी सी आंखें, भूरे घुंघराले बाल जो माथे पर बिखरे हुए थे, हल्की दाढ़ी जो उसे दिलकश बना रही थी। कान के नीचे गर्दन पर 3 स्टार का टैटू बना हुआ था। कोई नहीं कह सकता था कि वह एक बच्ची का बाप था। एक एक करके शर्ट के बटन खोले और शर्ट को अपने वजूद से अलग कर दिया। कसा हुआ सा चौड़ा सीना, सिक्स पैक एब्स जो शायद जिम में काफी मेहनत से बनाए थे। एक ठंडी आह भरकर फिर वह हाथ से बालों को बिगाड़ता हुआ अंदर बाथरूम में चला गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।